अच्छा जी, पहले आप जब भी कभी अमेज़न पे जाएँ, तो सबसे पहले हमने अपनी लोकेशन जो है वो किसी अमेरिकन ज़िप कोड के ऊपर सेट कर लेनी चाहिए, जो कि हमने कर लिया जी। अब हम ज़रा चलते हैं, इस अमेज़न सर्च बार के बारे में बात करते हैं। देखिए, दुनिया में इस वक़्त जो तीसरा बड़ा सर्च इंजन है, वो ये सफ़ेद बार है, अमेज़न का सर्च बार इसे बोलते हैं। यूट्यूब दूसरा बड़ा सर्च इंजन है जी दुनिया का। और तीसरा बड़ा सर्च इंजन जो है वो amazon.com का ये सर्च बार है, ये सर्च है। लेकिन इन तीनों सर्च इंजन्स की जो यूटिलिटी या इंटेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। गूगल जो है वो इंफॉर्मेशनल है या इन्वेस्टिगेशनल सर्चेस की इंटेंट होती है उसमें नॉर्मली, शॉपिंग इंटेंट निस्बतन कम होती है। यूट्यूब के ऊपर इंफॉर्मेशनल, इन्वेस्टिगेशनल और ट्रांजैक्शनल तीनों किस्म की इंटेंट्स होती हैं। लेकिन अमेज़न के ऊपर जो सबसे बड़ी इंटेंट है, वो ट्रांज़ैक्शनल होती है और साथ में इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशनल भी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा जिसको कहना चाहिए, जो पोर्शन है, वो ट्रांज़ैक्शनल होता है इस सर्च इंजन के ऊपर। तो इस पे जो सबसे बड़ा इसका जो डिफरेंशिएशन है अमेज़न सर्च इंजन की, वो ये है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर दैट सर्चेज़ इन द अमेज़न सर्च बार हैज़ अ ट्रांज़ैक्शनल इंटेंट। बाइंग करने के लिए लोग आते हैं, खरीदो-फरोख्त करने खरीद के लिए लोग आते हैं। और इस हवाले से ये दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड सर्च इंजन है, दुनिया का। गूगल से भी बेहतर, जो टैंजिबल प्रोडक्ट्स की ट्रांजैक्शनल इंटेंट को दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से कैटर किया करता है। 74% ऑफ ऑल बायर्स और शॉपर्स बिगिन टू सर्च or explore products that they want to buy on amazon.com। इस सर्च बार में दुनिया में जितनी ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए लोग इस amazon सर्च बार का सहारा लेते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये किस कदर सोफिस्टिकेटेड सर्च इंजन बन गया होगा या बना दिया गया होगा या इसको बनाया जा रहा होगा वक्त के साथ साथ, रीमॉडल किया जा रहा होगा हर डाटा पॉइंट जो कलेक्ट हो रहा है उसके साथ, इसकी इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाने के लिए। अब जो चीज आपके माइंड में अपने बिठानी है आपने, वो ये है, इस सर्च बार में ये ताकत है कि ये आपके बिजनेस को कामयाब कर दे या आपके बिजनेस को नाकाम कर दे, ऑल टुगेदर इसी एक सफेद बार में। ब्राउज का एक पोर्शन है जिससे बाइंग होती है, लेकिन ब्राउज से जो अमेजॉन ब्राउज से जो सेलिंग होती है उसका शेयर एज कंपेयर टू अमेजॉन सर्च बार ना होने के बराबर है। नॉर्मल शॉपर बिहेवियर क्या है? नॉर्मल शॉपर बिहेवियर ये है कि वो सर्च करते हैं, लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ट्रांजैक्ट करते हैं। और वो सारा ये प्रोसेस स्टार्ट होता है अमेजॉन सर्च बार से, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है। अमेजॉन सर्च बार, इसको दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्च और ब्राउज दोनों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों के लिए इसको टू वे सर्च एनेबल्ड इंजन सर्च बार है। और एक अच्छा सेलर या एक अच्छा वीए जो है, वो जो प्रोडक्ट आइडिया जनरेट कर रहा होता है या जिसके ऊपर रिवॉल्यूशन चला रहा होता है, कर रहा होता है या जिसको की रिसर्च कर रहा होता है, उसके लिए ये सर्च बार एक अनमैच्ड किस्म की रिसर्च अपॉर्चुनिटी या इवोल्यूशन अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, जो कि उसको कहीं नहीं मिलती। गूगल में भी नहीं, यूट्यूब में भी नहीं और कहीं पे भी नहीं। वो क्या है जी? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ।
यहां पे आपको व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, इज, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट ऑफ वर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक जगह पे लीड करके आपको लेके जाते हैं। ये वो वाहिद सर्च इंजन है जिसके अंदर ये वर्ड्स आपको सिर्फ एक किस्म की प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाते हैं। वो प्रोडक्ट है जी बुक्स। बुक्स के टाइटल में सिर्फ व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इज इस्तेमाल होता है। ये नाइन एक बहुत बड़ा लॉगरिदम है जिसके अंदर सब लॉगरिदम्स हैं, और उसके अंदर जो इससे रिलेटेड जो सब लॉगरिदम है उसको बोलते हैं A9 सर्च लॉगरिदम। दुनिया का जो सबसे सोफिस्टिकेटेड सर्च लॉगरिदम है दुनिया का, फिजिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से, वो है जी A9 सर्च लॉगरिदम। अब आप जब यहां तक पहुंच गए कि जी एक सर्च इंजन है जो कि एक सर्च लॉगरिदम पे काम करता है और वो दुनिया का सबसे केपेबल शॉपिंग सर्च इंजन है या सर्च लॉगरिदम है, तो आपके माइंड में एक सवाल ये उठता है, या उठना चाहिए मेरे ख्याल में, कि फिर उसमें क्या ऐसे क्लोजर फैक्टर्स रखे गए हैं, या वो कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं या कोर वाइटल्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी रिजल्ट को रैंक करने के लिए, किसी भी रिजल्ट में रैंक करने के लिए। ये सवाल पैदा होता है ना, यदि सर्च को ठीक है, सर्च समझ आ गई। मिसाल के तौर पे जब मैं लिखता हूं गार्लिक प्रेस, तो जो मुझे रिजल्ट्स डिलीवर होते हैं उसमें एक फीचर्ड रिजल्ट डिलीवर होता है सर्प के ऊपर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अभी मैं एक लम्हे के लिए आपको लेके जाता हूं यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जो हमारा ई कॉमर्स आउटसाइड का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं लेके जाता हूं एक लम्हे के लिए आपको। और हम चलते हैं जी कंटेंट में, और कंटेंट से हम चले जाते हैं इसी में चले जाते हैं जी। ये देखें, ये वीडियो की डिटेल्स आ रही हैं, और यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे बोलते हैं विड आई क्यू, जो कि इसी तरह जैसे आपका प्रोडक्ट रिसर्च सॉफ्टवेयर हुआ करता है आपके अमेज़न के ऊपर, इसी तरह से यूट्यूब का एक कीवर्ड रिसर्च इन टूल है, उसको बोलते हैं विड आईक्यू। ये विड आईक्यू के रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये रिजल्ट शो हो रहे हैं कुछ, ये विड आईक्यू के हैं। एसईओ स्कोर भी वो आपको बता रहा है कि क्या आ रहा है, और बाकी मामला भी। अगर आप इसमें देखें तो ये कीवर्ड्स आपको कुछ नजर आ रहे हैं। अब इसमें एक चीज नोट करें आप, क्या नोट करना है जी आपने, कि ये वीडियो क्या है, व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमेज़न बिजनेस। ये इसका, इसमें जो मटेरियल या मैटर या जो वैल्यू डिलीवर की गई है वो इस टॉपिक के अराउंड की गई है। व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस, ऑफ अमेज़न बिजनेस। अब चलते हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर जिसके लिए इसको टैग किया गया है वीडियो को, या जिसके लिए इसको रैंक कराने की कोशिश की जा रही है। ये सारे टैग्स जो कंटेंट वीडियो में डिलीवर किया जा रहा है, सारे उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं यूनिफॉर्मली। मुख्तलिफ तरीकों से सवाल लिखा गया और वो किया गया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं जी, सारे इनका जाके इनके टर्मिनेशन ये इस चीज में हो रही है कि जो बंदा ढूंढ रहा है वो टॉपिक क्या ढूंढ रहा है जी,
टॉपिक ढूंढ रहे हैं जी, व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमेजॉन बिजनेस। सब उसी की तरफ पॉइंट करते हैं। तो ये क्या टैग्स क्या करते हैं, टैग्स बताते हैं यूट्यूब को कि जी इस वीडियो का कंटेंट क्या है। क्योंकि एलॉग्रिदम है यूट्यूब का भी, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, तो इसके अंदर अब उसको एलॉग्रिदम को वीडियो के अंदर के कंटेंट का तो नहीं पता। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, मलयालम में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, थाई में हो सकता है। तो वो तो कंटेंट तो उसके अंदर पढ़ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लैंग्वेजेस को पहले ट्रांसलेट किया जाए और वो ट्रांसलेशन सारी अवेलेबल हो और फिर उसको समझा जाए, लॉगरिदम उसको समझे। तो ये तो लॉगरिदम के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो आसान तरीन काम क्या है कि उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया आपको कि जी टैग्स ऐड करें और उसमें आप बताएं कि आपने वीडियो में किस चीज के बारे में बात की हुई है, ताकि लॉगरिदम समझ सके कि ये वीडियो किस चीज के बारे में है। अब इसमें आप एक चीज देखेंगे, सिवाय ई कॉमर्स आउटसेट के, जो हमारा एक अपना कीवर्ड है, इसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म मैसेज एलॉगरिदम को दे रहे हैं। यूनिफॉर्म मैसेज दे रहे हैं। वो कीवर्ड्स या वो सर्च टर्म्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एलॉगरिदम को कि ये वीडियो किस बारे में है, किस टॉपिक के बारे में। मुख्तलिफ तरीकों से जिस तरह लोग सर्च करते हैं वही सारे यहाँ पे टैग्स लगे हुए। हर एक टैग इनमें से यही बता रहा है एलॉगरिदम को। कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ी गई एलॉगरिदम के लिए, एलॉगरिदम को समझाने के लिए कि ये वीडियो या इसका मटेरियल क्या है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन in the tags which are trying to tell the search algorithm of YouTube what this video is about। उसके कंटेंट के बारे में क्लियर डायरेक्शंस समझने में, रेलेवेंसी प्रूव करने में, बताने में, समझाने में कोई कंफ्यूजन नहीं है इन टैग्स में। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं सर्च इंजन एल्गोरिदम को यूट्यूब के कि इस वीडियो का कंटेंट क्या है, किस बारे में है। कि ये सारे क्या हैं जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, लंबे लंबे कीवर्ड्स हैं, मोस्ट डिस्क्रिप्टिव। कोई शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं है। इनमें से 6 कीवर्ड्स के ऊपर इस वक्त ये वीडियो ऑर्गेनिकली नंबर 1 पे आ रही है। साथ ये जो नेवी ब्लू कलर का साथ नंबर 1 लिखा हुआ है, 6 कीवर्ड्स ऐसे हैं, ये लॉन्गेस्ट टेल 6 कीवर्ड ऐसे हैं जिस पे ये वीडियो नंबर 1 है। ई कॉमर्स आउटसाइड को छोड़ के 6 कीवर्ड्स के ऊपर। क्या इसको नंबर 1 किसी वीडियो को रैंक करने के लिए किसी भी जगह पे, क्योंकि सर्च इंजन में रैंकिंग बड़ा क्रूशियल पार्ट होता है डिस्कवरेबिलिटी के हवाले से। तो उस पे नॉर्मली जब लोगों के पास स्किल नहीं होता या उनको पता नहीं होता कि कैसे काम करना है, तो वो क्या करते हैं जी, गिव अवेज देते हैं डिस्कवरेबल बनाने के लिए। जैसे अमेजोन पे आपने सुना होगा, सारे फेमिलियर होंगे इससे। या वो पीपीसी चलाते हैं या कोई और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी करते हैं जिसे पैसा लगाना पड़ता है डिस्कवरेबल बनाने के लिए, किसी भी सर्च इंजन में रैंक करने के लिए। लोग कुछ ना कुछ पैसा लगाते हैं, कोई ना कोई एफर्ट करते हैं कि किस तरीके से नंबर 1 पहुंच जाएं। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने जो 10 12 या 15 कीवर्ड्स के लिए, जिनके लिए आप वर्किंग कीवर्ड्स थे, उनके ऊपर जो काम कर रहे थे 10 12 में से, ये कितने हैं जी टोटल, 6 7 8 9 10 11 12 कीवर्ड में से 6 में आधे में वो बगैर कुछ किए नंबर 1 है वीडियो। बगैर पैसा लगाए, बगैर कि कुछ किए, ये नंबर 1 रैंक के ऊपर है वीडियो। अब इसके अंदर से कोई भी आप उठा लीजिए, यही उठा लेते हैं और चलते हैं जी youtube.com पे एक लम्हे के लिए और जाके सर्च करा लेते हैं जी इसी जिस पे ये नंबर 1 आ रही थी। ये देखें जी, नंबर 1। नीचे एक वीडियो है, उसके ऊपर 6,73,000 व्यूज हैं और ऊपर एक वीडियो है, उसके सिर्फ 173 व्यूज हैं। 6,73,000 और 173, और 173 व्यूज वाली वीडियो जो है वो नंबर 1 है।
हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? मतलब जितना हमने आज तक चीजें पढ़ी हैं या सुनते आए हैं, वो यही होता है ना, जो ज्यादा बिकता है वो क्या होता है जी, या ज्यादा देखा जाता है इस केस में यूट्यूब के, वो नंबर वन होता है। यही तो देखते सुनते आए हैं ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि 6,73,000 वाले व्यूज वाली वीडियो जो है उसको फारिग कर दिया 1,73 सिर्फ 173 व्यूज वाली वीडियो ने? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? अनबिलीवेबल है कि नहीं? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आई मीन बंदा, तो बंदे का दिमाग खराब हो जाना चाहिए कि सारी दुनिया पढ़ाती आ रही है, दिखाती आ रही है आपको कि जी आप जब तक गिव अवे नहीं करेंगे या पैसा नहीं एडवर्टाइज नहीं करेंगे, तब तक आप टॉप पे रैंक नहीं कर सकते। यही पढ़ाते आए हैं ना आपको। लेकिन हमने तो क्या किया, हमने तो सिर्फ 10-12 कीवर्ड्स डाले और उसमें हमने नंबर वन रैंक पे कर दिए, छह छह जगहों के ऊपर। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? तो उसका जवाब क्या है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में उसका जवाब क्या है? इसका जवाब है जी इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी। यू नो योर कस्टमर, social listening. You know what people are searching for, how they are searching, what they are after, what they want to look at. सिर्फ ये चीज आपने इंश्योर की, अच्छी कीवर्ड रिसर्च की, और आपने एक प्रोडक्ट, इस केस में वो वीडियो है, उस प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर दिया आपने इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी के लिए। और क्या हुआ? आप क्या हुआ जी, आप बगैर कोई पैसा टका लगाए, आप उन कीवर्ड्स के ऊपर जिस पे आप काम कर रहे थे, जिसपे आपके इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी आपने रखा था, आपकी इंटेंट यही थी कि इन्हीं पे मैंने रैंक करना है, उस पे आप नंबर वन हो गए बगैर किसी पैसा लगाए, कोई एफर्ट किए। सिर्फ किसकी बेस के ऊपर जी? स्किल की बेस के ऊपर। स्किल था, आपको नॉलेज था, एक्सपर्टीज थी, आपको पता था काम कैसे करते हैं सर्च इंजन। सिर्फ ये आपको पता था, बस कुछ नहीं पता था आपको इसके अलावा। आपके पास स्किल था। आपने उस वीडियो को नंबर वन पे पहुंचा दिया सिर्फ स्किल की बेस के ऊपर, उन कीवर्ड्स के लिए जिन पे आप रैंक करना चाहते थे। कोई पैसा नहीं लगाया, कोई एफर्ट नहीं की, कोई व्यूज के पीछे नहीं भागे, कोई शेयर नहीं हुए, कोई मोनेटाइजेशन नहीं हो रही। फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ नॉलेज का, फर्क है सिर्फ स्किल का, फर्क है उस नॉलेज की इंप्लीमेंटेशन का। ये फर्क है। वापस चलते हैं जी अमेजोन पे। तो अब जो इस सर्च बार में जो भी लिखा जा रहा है, आपका शॉपर लिख रहा है, जो शॉपर लिख रहा है, जो उसकी इंटेंट है, आपने उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, सोशल लिसनिंग करके, अपनी रिसर्च करके, जिससे आपका शॉपर उस चीज को ढूंढ रहा है, और उन कीवर्ड्स को अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स का पार्ट बना लेना है। जब आप ये काम करेंगे तो इससे दो चीजें होंगी। वो दो चीजें होंगी, आपने एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया एल्गोरिदम के लिए कि आपका प्रोडक्ट असल में है क्या। आपने एल्गोरिदम को बता दिया सही मानों में ये एग्जैक्टली आप क्या बेच रहे हैं, या किस तरह के शॉपर को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जब आप उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग का पार्ट बनाते हैं, फ्रंट एंड पे या बैक एंड। जैसे कि अभी हमने यूट्यूब की वीडियो के केस में देखा कि आप एग्जैक्टली पहले पहले फोकस करते हैं लॉगरिदम को, नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए लॉगरिदम को समझाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या। यस, रेलेवेंसी। जब आप एग्जैक्टली डिफाइन कर देते हैं लॉगरिदम के लिए, मशीन के लिए, कि आप क्या प्रोडक्ट बेचने लगे हैं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो आपके प्रोडक्ट की रेलेवेंसी बनाता है
और उसे कनेक्ट करता है रेलेवेंसी के थ्रू उस शॉपर से जो वही सर्च टर्म्स या कीवर्ड यूज करके प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपने समझाया सिर्फ लॉगरिदम को कि मेरा प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, उसने खुद कनेक्ट किए डॉट, उसने एक रेलेवेंसी का इमेज बनाया, वर्चुअल इमेज बनाया, और उस वर्चुअल इमेज को एक वर्चुअल इमेज ऑफ बायर पर्सोना या शॉपर के साथ मैच किया, और जिसके साथ वो मैच हो गया उसको वो रिजल्ट शो करना शुरू कर दिया उसने। ये है एक स्टेप। एक तो ये स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ? दूसरा स्टेप ये हुआ कि उसने एक वो जो रेलेवेंसी का वर्चुअल इमेज बनाया था A9 ने आपके प्रोडक्ट के हवाले से, उसने वही वर्चुअल इमेज जो है वो कंपेयर करना शुरू कर दिया जो उसके कैटलॉग में बाकी प्रोडक्ट्स मौजूद थे और जिनका वर्चुअल इमेज आपके प्रोडक्ट से सिमिलर था। ये जहां पे वो कनेक्ट हुआ, मैच हुआ, उसने उस वर्चुअल इमेज कंपैरिजन मैच की बेस के ऊपर और कीवर्ड्स भी आपके लिए डिस्कवरी भी के लिए खोल दिए। उसने वो रास्ता खोल दिया कि आप एक हद तक ही कुछ कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ना, डाल सकते हैं। तो लोग तो हजारों कीवर्ड्स में शो होते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो इसी तरह से जो वर्चुअल इमेज बनाता है A9 रेलेवेंसी एल्गोरिथम, उस वर्चुअल इमेज को जब वो कंपेयर करता है उसी तरह के दूसरे इमेजेस के साथ, दूसरे प्रोडक्ट के इमेजेस के साथ, तो उसकी बेस के ऊपर वो और कीवर्ड्स के ऊपर भी आपको डिस्कवरेबल बना देता है। इस अमल को बोलते हैं इंडेक्सिंग। वो इंडेक्स कर देता है उन आपके वाले जो आपने ऑप्टिमाइज किए थे उसके ऊपर तो कर ही देता है, लेकिन वो जहां आपकी आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन होती है, वर्चुअल इमेजेस आपके प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट के साथ मैच करते हैं और वो कीवर्ड्स की विंडोज आपके लिए खोलता है जिन पे वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च, रैंक या डिस्कवरेबल होते हैं। इस अमल को बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है जी। तो अब आपको ये भी समझ आ रही होगी कि किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक प्रोडक्ट जो है जिसमें आपने 10 12 15 या 50 कीवर्ड जो है वो एम्बेड किए थे फ्रंट एंड पे या बैक एंड के ऊपर लिस्टिंग के, वो किस तरह से हजारों कीवर्ड्स के ऊपर डिस्कवरेबल हो जाता है। आफ्टर प्रूविंग रेलेवेंसी A9 starts further indexing on keywords which were not part of your listing, whether on the front end or the back end। तो क्या होता है जब आप एक बार प्रूव कर देते हैं रेलेवेंसी A9 को, तो वो फर्दर विंडो ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर जब आपको इंडेक्स करने लगता है रेलेवेंसी की बेस के ऊपर, तो वही कीवर्ड जो पहले आप 10 15 20 या 50 कीवर्ड जिनके ऊपर आप इंडेक्स हुए होते हैं वो हजारों में बदल जाया करते हैं। इस तरह आपकी डिस्कवरेबिलिटी और इंप्रूव हो जाती है। अब इसमें एक पॉइंट समझने का ये है कि अगर आपने इनपुट करते हुए या लिस्टिंग अपनी ऑप्टिमाइज करते हुए आपने एग्जैक्टली नहीं बताया, गलत चीजें बता दी या कंफ्यूज कर दिया। देखें, इस वीडियो में वापस चलते हैं, यूट्यूब की वीडियो, ये आपको टैग्स नजर आ रहे हैं, ये देयर इज नो कंफ्यूजन दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय दीज टैग्स फॉर द लॉगरिदम कि इस वीडियो का कंटेंट क्या है। देख रहे हैं आप, ये मैं इसलिए आपको सब फोकस करा रहा था इस बात के ऊपर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ी ऑप्टिमाइजेशन करने वाले बंदे ने हमारे, कि जिसकी वजह से लॉगरिदम कंफ्यूज होता कि असल में ये चीज क्या है, ये वीडियो क्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, हर चीज एक ही तरफ पॉइंट कर रही है, सिंगल डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शनल पॉइंट हो रहा है कि कंटेंट क्या है। सिंगल यूनि डायरेक्शनल, सारी फोकस क्या है, लॉगरिदम को ये बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या। जब ये आप करते हैं तो
खुद ब खुद रेलेवेंसी का इमेज एक बना लेता है एल्गोरिदम, वर्चुअल इमेज, और उसको फिर वो क्या करता है जी, अब आपने तो किया 12 कीवर्ड्स के ऊपर कोशिश की, आपने ऑप्टिमाइज किया लिस्टिंग को, इसको, वीडियो को, लेकिन वो क्या करेगा अभी कुछ दिनों के बाद, कि 3 4 5 6 हफ्तों के बाद, आप जब इसका रिवर्स एसन इसका अगर वीडियो का करेंगे तो पता लगेगा ये सैकड़ों नहीं हजारों कीवर्ड्स के ऊपर डिस्कवरेबल हो गई होगी। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो इसी तरह पॉसिबल होता है कि जब आपने एल्गोरिदम को अच्छे तरीके से बता दिया कि प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, या वीडियो किस बारे में है, तो एल्गोरिदम खुद से वर्चुअल इमेज जो बनाता है रेलेवेंसी के लिए, दूसरे वीडियोस के साथ कंपेयर करने के लिए, तो वहां पे वो जिन कीवर्ड्स के ऊपर शो हो रहे होते हैं या डिस्कवरेबल होते हैं, वहां पे आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है जी, इंडेक्स कर देता है। और इंडेक्स करने के बाद डिस्कवरेबल हो जाती है। इंडेक्सिंग का मतलब डिस्कवरेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली इसी तरह से फैशन करता है कोई भी सर्च इंजन, वो Amazon का हो, या गूगल का हो, बिंग का हो, या डक डक गो हो, या कोई और सर्च इंजन हो। आप क्या कीवर्ड फीड कर रहे हैं और वो यूनिडायरेक्शनल होना उनका कितना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा अल्टीमेटली, अगर यूनिट डायरेक्शन, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, A9 को समझ नहीं आ रही होगी। A9 कभी आपको कुछ दिखाएगा, कभी किसी की जगह के साथ दिखाएगा, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज वो बना रहा है वो एक यकसा सी या होमोजीनियस पिक्चर नहीं है, मतलब उसे बकायदा कोई सही प्रॉपर पिक्चर नहीं मिल रही, और जो कुछ टुकड़े पजल की तरह किसी के मिल रहे हैं, कुछ किसी के मिल रहे हैं। तो क्या होगा, जिनसे वो आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन करेगा या कंपैरिजन बनाएगा, वो भी ऐसे ही प्रोडक्ट के साथ बना देगा। तो जब ऐसे प्रोडक्ट के साथ बनाएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, इररेलेवेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपकी लिस्टिंग डिस्कवरेबल हो जाएगी। जब वो इररेलेवेंट कीवर्ड्स के जरिए लोगों को डिस्कवरेबल कर देगा आपकी लिस्टिंग को या आपके प्रोडक्ट को, तो लोग क्या होगा, उसे बाउंस करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, इंप्रेशन आते रहेंगे, लोग क्लिक नहीं करेंगे, उनके लिए रेलेवेंट नहीं होगी। जब नहीं होगी तो आप A9 को इस से सिग्नल मिल रहा होगा कि भाई ये तो लोग पसंद ही नहीं करते, ये तो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं, किसी काम का नहीं है। क्योंकि लोग इसको इंप्रेशन उनको पड़ता है, उनको नजर आता है, डिस्कवरेबल होता है उनके सामने। लेकिन असल मसला क्या होता है उसके पीछे, कि आपकी इंटेंट ठीक नहीं होती, आपने सही कीवर्ड्स नहीं डाले हुए होते, A9 को सही नहीं बताया होता है, वो कंफ्यूज होता है, वो मुख्तलिफ जगहों पे आपको दिखाता है जहां नहीं दिखाना चाहिए। तो जब उन लोगों के सामने आता है, उनको इंप्रेशन तो आपका प्रोडक्ट का पड़ जाता है, लेकिन वो उसको क्लिक नहीं करते, तो A9 समझता है कि यार इसको दिखाना नहीं चाहिए, लोग तो इस प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं कर रहे, तो रैंक होना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, तो अब अगर आप एक जैसा कर लें इसको, अगर पिक्चर आपकी होमोजीनियस हो, बगैर पजल्स के पीसेस के, मुख्तलिफ पिक्चर्स के टुकड़े लगे हुए ना हो और पिक्चर ना बनी हो, बल्कि एक सही प्रॉपर पिक्चर बनी हो, तो फिर वो सही जगहों पे आपको दिखाएगा, उन रेलेवेंट लोगों को दिखाएगा जो कि वही प्रोडक्ट ढूंढ रहे होंगे। फिर जब उनको इंप्रेशन पड़ेगा तो क्लिक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही हम चाहते हैं कि हमारी क्लिक की प्रोबेबिलिटी बढ़े पहले, क्योंकि क्लिक हमें मिलेगी तो ही हम कन्वर्जन की तरफ जा सकते हैं। क्लिक नहीं होगी तो देयर इज नो कन्वर्जन। अच्छा, अब यहीं पे यह बात खत्म नहीं हुई। अब ये दूसरी तरफ चलते हैं कि अगर उसने पिक्चर सही से बनाई है, रेलेवेंसी का वर्चुअल इमेज सही बनाया है, और वो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ रेलेवेंट प्रोडक्ट्स के साथ उसने उसको कंपेयर किया है और उनको मैचिंग पाया है, तो उन जब कीवर्ड्स के ऊपर वो डिस्कवरेबल आपको करता है, तो डिस्कवरेबिलिटी से भी क्या होता है जी, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लिक बढ़ जाया करती है। वन, एक चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है जी, कि क्योंकि वो रेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट जगहों के ऊपर डिस्कवरेबल आपका प्रोडक्ट होता है, और उसको जब क्लिक्स पड़ते हैं इंप्रेशन के बाद, तो A9 को फर्दर रेटिफिकेशन जाती है कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, लोग इसको इसी को ढूंढ रहे थे और क्लिक भी कर रहे हैं, और अगर वो वहां से कन्वर्ट होते हैं, यानी कि सेल्स होती है, तो A9 को और पता लगता है कि भाई यही प्रोडक्ट था जो लोग ढूंढ रहे थे, और मैंने इसको छुपा के कहीं 7वें सवे पे फेंका हुआ है। इसको तो कहीं सामने होना चाहिए, क्योंकि लोग इसको ढूंढ रहे हैं। सामने होगा तो ये बिकेगा, जब बिकेगा तो मुझे 15% का क्या मिलेगा जी, सेल्स कमीशन मिलेगा, Amazon फी, रेफरल कमीशन। इसलिए वो इस लालच में नीचे से उठा के आपकी लिस्टिंग को 7वें सफे से छठे पे, 5वें पे, चौथे पे, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे, और पहले के टॉप पे लेके जाता है। खुद ही पुश करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट।
उसकी मैंने आपको एक मिसाल यूट्यूब से भी दे दी कि हमने कुछ नहीं किया, ये यूट्यूब आपके सामने खुला हुआ है। और क्या हुआ इससे? हमने सिर्फ रेलेवेंसी प्रूव की और उसने खुद ही उठा के हमें टॉप पे पुश कर दिया। जब उसे पता लग गया, समझ आ गई कि भाई ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है। लॉगरिदम की कंफ्यूजन खत्म है। लॉगरिदम को एग्जैक्टली पता है ये प्रोडक्ट क्या है, किस किस्म की शॉपर को दिखाना है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने एक जो इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हमने कवर की है, वो क्या है जी, कि हमें इस सर्च बार को इस्तेमाल कैसे करना है इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर साबित होता है लॉन्ग रन में। क्योंकि वो हर तरह से आपके बेचने की कॉस्ट को ना सिर्फ कम कर देता है, बल्कि आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करता है और आपको सेल्स बढ़ाने में और डिस्कवरेबिलिटी बढ़ाने में मदद देता है। तो इसलिए ये स्किल की बेस के ऊपर आप उसको रैंक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को पेज 1 के टॉप पे। अगर सारे कीवर्ड्स पे नहीं तो कुछ कीवर्ड्स के ऊपर जो आप टारगेट कर रहे हो, जहां से फिर आगे सिलसिला खुद ब खुद शुरू हो जाता है। क्योंकि आप कुछ कीवर्ड्स के ऊपर टॉप रैंक्ड होते हैं, तो वहां से आपको कन्वर्जन मिलती है। कन्वर्जन सिग्नल भेजता है A9 को या लॉगरिदम को, जिस भी आप जगह मार्केट प्लेस में बेच रहे हो, कि ये प्रोडक्ट जो है लोग पसंद कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो इसको और बेहतर करो रैंक। तो वो बाकी कीवर्ड्स के ऊपर भी उसको पुश अप करना शुरू कर देता है। और एक टाइम आता है कि आप सारे कीवर्ड्स के ऊपर क्या हो जाता है जी, रैंक हो जाते हैं। ठीक है जी। चलें जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।